हाय एवरीवन, दिस इज चंदन कुमार सिंह एंड वेलकम टू जनरल डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों का एक आभार व्यक्त करूँ आप लोगों के समक्ष, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो अभी तक मैंने बनाया, अभी तक मैंने तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है, बट जितने भी बनाया है मैंने आप लोगों का जो प्यार देखा है उसमें एक मेरे को एक कह सकते हैं कि एक प्रकार का मोटिवेशन मेरे को मिला है। और जो भी मैंने वीडियो बनाया है वो लगभग लगभग हाफ आवर से ज़्यादा की होती है वो सारी वीडियो। और कोई कोई वीडियो तो मेरा ऑलमोस्ट 1 आवर का है। और इतने बड़े वीडियो को आप लोगों का देखना और नहीं होता है कि एक व्यू इंक्रीज होना एक मेरे लिए मोटिवेशन की बात है। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इंटरनेशनल रिलेशन से चीज़ें जो है इंटरकनेक्ट है। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और इंडिया के दृष्टिकोण से, वो अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि श्रीलंका को लेकर के, चाइना को लेकर के, और क्या बोलते हैं पाकिस्तान को लेकर के, अफगानिस्तान को लेकर के, और जितने भी हमारी सराउंडिंग कंट्री है, किसी के साथ हमारा रिलेशन इन द सेंस आप समझ सकते हैं बेटर नहीं है अभी के समय में। तो आखिर क्या कारण है और अभी के समय में इंडिया को क्या डिप्लोमेसी डेवलप करना चाहिए अपने अंदर कि ताकि ये चीज़ें अच्छी हो जाए, इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो बड़ी हो जाए और 2 टर्म में आए, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूं। लेकिन मैं ऐसा कोई फैक्ट नहीं छोड़ूंगा जिससे नहीं होता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको समझने में प्रॉब्लम हो। तो मैं हर एक फैक्ट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा जिससे आप लोगों को हर चीज़ को एक दूसरे से जोड़ पाएँ, लिंक कर पाएँ, जिससे होता है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है उस चीज़ को लेकर के। तो ये भी एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा जो प्लान था EIA को लेकर के वीडियो बनाने का था। तो आप ही लोगों में से किसी ने 1-2 लोगों का मैसेज आया था इस पर। तो मैंने कल ही 1-2 लोगों का मैंने मैसेज देखा तो सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। और आज मैं इस पर वीडियो बना ही रहा हूँ। और 1-2 दिन के अंदर में EIA पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी के समय में। और कह सकते हैं कि डेली बेसिस पर उसका कुछ ना कुछ न्यूज रह रहा है, कुछ ना कुछ अपडेट रह रहा है। और वो EIA जो है अभी वो एज ए ड्राफ्ट है और उसको लागू करने की बात किया जा रहा है और उसमें लोगों का ओपिनियन जानने का प्रयास किया जा रहा है। और उससे जो भी कुछ लोग अपोज किए हैं उसमें UAPA का एक्ट भी लगाया था। कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो जानना, तो उस पर एक अपने आप में बड़ी टॉपिक है, मैं नहीं भूला जाना चाहूँगा। जैसा कि पता है आप लोगों की, जो भी हम नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी आपको बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, एक रियल स्टोरी है एक टेनिस प्लेयर की। देखिए, एक टेनिस प्लेयर है, समझ लीजिए इसे, एक टेनिस प्लेयर है और नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि एक रियल स्टोरी है और YouTube चैनल पे इतना ओपनली कोई चीज़ें बताना उचित नहीं है। तो इन्होंने अपना परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा डेवलप किया था। जब ये अपने प्लेइंग पीरियड में थे इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर था। उसी ड्यूरेशन क्या हुआ कि इनके जो हेयर जो होते हैं, हेयर सडनली होता है जो आजकल नेचुरली आप देख ही सकते हैं कि जो बच्चे जो लगभग आफ्टर 10 इयर्स क्रॉस करते हैं तो उनके जो हेयर होते हैं फाल होना शुरू हो जाते हैं, नॉर्मली चीज़ है। और इनको ये लगा कि जैसे जब हम प्लेयर हैं, अगर हमारी जो बाल है अगर गिरने लगेगी तो जो जितने भी क्राउड है यहाँ पे, ये नहीं होता है कि इन द सेंस मजाक के टर्म में लेने लगेगी इस चीज़ को, जी मजाक समझेगा, हर कोई इसको जोक्स के टर्म में लेने लगेगा। और मेरे नहीं होता है कि परफॉर्मेंस को कोई कंसिडर नहीं करेगा और जितने भी लोग होंगे ये क्या करेंगे, हमारे हेयर की तरफ देखेंगे। अब हेयर का गिरना इतना ज़्यादा स्टार्ट हो गया कि इनका जो प्लेइंग का जो परफॉर्मेंस था वो परफॉर्मेंस डिक्रीज होने लगा। इतना डिक्रीज होने लगा कि टीम की स्थिति खराब होने लगी इनकी। मतलब नहीं होता है कि इन द सेंस आप, अब हो सकता है कि जो भी आपकी टीम के जो कोच होते हैं आपको वार्न करना शुरू कर दिए कि मतलब अगर आप ऐसा कुछ नहीं करोगे तो आपको टीम से आउट कर दिया जाएगा। यही बात इनके जो भी सीनियर थे, इनके अपने बड़े थे, सीनियर ब्रदर थे इनके, तो सीनियर ब्रदर ने इनको पूछा कि आखिर भाई क्या प्रॉब्लम है, आप एक तो अच्छे प्लेयर हैं और आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ऐसी चीजें आपके अंदर हो जाती है। तो उन्होंने अपनी समस्या बताई और समस्या बताई तो इन्होंने क्या किया कि एक आर्टिफिशियल
मतलब नहीं होता है कि हेयर लगा हुआ होता है आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल हेयर की वजह से इन्होंने क्या किया, इनको दे दिया और ये लगा करके अपने सर में खेलने लगे। कुछ दिन नॉर्मल रहा और क्या हुआ कि इनकी जो भी परफॉर्मेंस थी अच्छी होने लगी, क्योंकि इनका ध्यान जो था इस पर से हट गया और इनकी नहीं होता है कि ग्राउंड में इनकी जो भी कंसंट्रेशन थी वो डेवलप होने लगी। लेकिन कुछ दिन के बाद ये हुआ कि मतलब ये भी फाल होने लगा, नहीं होता है कि सर को रखते हैं फिसल के गिरने लगा। एक दिन ज्यादा सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल हो गया और ड्यूरिंग मैच की बात है, फाइनल मैच था उनके करियर का। जैसे वर्ल्ड कप में मानिए कि वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसी तरह इस टेनिस का भी फाइनल मैच था। और उस मैच में क्या हुआ कि इनका जो ये कैप लगाए हुए थे हेयर वाला, उस क्या हुआ कि सर से नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया तब इनकी समस्याएं डेवलप होना शुरू हो गई। तो नहीं होता है कि तब तक इनके भाई वहां उसी मैच में प्रेजेंट थे, वहां गए और इन्होंने क्या बोला कि इसको मैं सेट कर देता हूं, लेकिन तुम कोशिश करना कि ज्यादा भाग दौड़ मत करना। सोचिए अब एक टेनिस प्लेयर है, अगर भाग दौड़ नहीं करेगा तो क्या परफॉर्मेंस डेवलप करेगा। तो वही चीजें यहाँ पर हुआ और उन्होंने सेट तो कर दिया इनका बाल, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये मैच को हार गए और उनकी जिंदगी की सबसे अंतिम मैच थी। तो देखिए स्टोरी से क्या हमको सीखने को मिलता है। और ये पूरे जीवन भर पछताते रह गए, पूरे जीवन भर। प्रॉपरली मैं पर्सनली मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये कौन थे और इन्होंने अपनी प्रॉपर बायोग्राफी में ये चीजें बताया है। इन्होंने बोला उसके बाद कि एक अगर हम ह्यूमन है और ह्यूमन होने के बाद होता क्या है कि ऑटोमेटिकली है कि हमारा जो हेयर है वो एक ना एक दिन आपका फाल होना ही है। तो जो आपकी जिस समय आपकी परफॉर्मेंस की बात आती है तो उस समय उस चीज को कंसीडर न करते हुए जो आपका पार्टिकुलरली जो एम होता है उस एम को कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये नहीं होता है कि ये मैच का हारना जब तक उनकी जिंदगी रहेगी नहीं होता है कि उनको सताती रहेगी और समस्याएं उनके लिए डेवलप होती रहेगी। तो क्यों ना हमारे अंदर जो भी है उसको अपने आप में प्रेजेंट करें और कोई एक्सक्यूज नहीं दे। मतलब मेरा मतलब कहने का था किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए लाइफ में। ये एक प्रकार का एक्सक्यूज ही ना था कि मैच इनके हाथ से निकल गया। अब जैसे होता है क्या, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के पास क्या समस्या है, मेरा ये वीक है, मेरा वो वीक है, मेरे पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, XYZ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सारी वो एक्सक्यूज को क्या करना है, आपको खत्म करना होता है। और जब आप एक्सक्यूज को खत्म करते हैं तो अभी आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। एक्चुअली मेरे रूम में थोड़ा सा गर्मी हो रहा है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरे पसीने को देख करके। क्योंकि अगर कूलर या फैन चलाने से होगा कि आवाज थोड़ा आप लोगों को सुनने में परेशानी हो सकती है और क्लियरिटी जो होगा साउंड का वो नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए पसीना चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना विषय बंद जो है अभी का। तो देखिए अभी हम बात करेंगे कि अपना इंडिया, विषय बंधु को समझ लेते हैं। सॉरी दिख भी नहीं रहा है। अपना इंडिया है अभी के समय में। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। और प्रॉब्लम ये है हमारा कि जैसे देखिए चाइना का मैटर आप लोगों को पता है क्यों ऐसा हो रहा है। श्रीलंका का मैटर पता है आप लोगों को। बांग्लादेश की बात अगर आप लोगों को बताऊं तो आज से 6 माह से लगभग जो वहां की जो अभी वजीर आजम जो हैं वो वजीर आजम से अपना जो इंडिया के जो हैं क्या बोलते हैं राजदूत हैं मिलने की कोशिश कर रहे हैं और वो 6 माह से अभी तक वो डेट पर डेट दे रहे हैं। सोचिए कितना अपने आप में अपमानजनक बात है। तो ये हो गया आपका बांग्लादेश। यहाँ पर हम ले लेते हैं अफगानिस्तान का कहानी आप लोगों को पता है। 2 यहाँ पर चुनाव हुआ था पिछले वाले में, जिसमें अशरफ गनी और अब्दुल्ला 2 लोग थे। और जिसमें अशरफ गनी जीते हैं और अब्दुल्ला जो हैं उनके नहीं होता है कि
सेकेंडरी तौर पे है उन पे, और इनमें नहीं होता है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चला था। और फिलहाल अभी के वहाँ के प्रेसिडेंट ये हैं अशरफ गनी ही हैं। तो यहाँ पर जो भी नहीं होता है कि एक पीस मीटिंग हुई थी, उस पीस मीटिंग में इंडिया को नहीं बुलाया गया था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेपाल की कहानी, आखिर क्या कहानी है जो नेपाल में आज तक पहले कुछ नहीं होता था, सडनली अपने आप से डेवलप होना शुरू हो गया? क्यों जो नेपाल कभी आपके समक्ष कोई पॉइंट नहीं रखता था, कुछ बात नहीं बोलता था, आज क्यों हर बात में बोलना शुरू कर दिया है? यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया है कि नहीं होता है कि इन द सेंस कि जो राम का जो जन्म हुआ था वो मतलब अयोध्या में भी नहीं हुआ था, ये नेपाल में हुआ था। तो इस टाइप के मतलब नहीं होता है कि छोटी छोटी बातें जो होती है, जो आपको नहीं होता है कि थोड़ा सा जो भी यहाँ के हिंदुज़म लोग हैं तो थोड़ा सा उन लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कमी आने लगती है, और एक रिलीजियस टर्म में आप समझने का प्रयास कर रहे थे, नहीं होता है कि एक मतभेद उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि तटवर्ती जैसे आप देखिएगा तो जैसे ये वाला एरिया आप देखिएगा यहाँ पर, जैसे मानते हैं यहाँ ये यूपी वाला जोन हो गया और ये बिहार वाला जोन हो गया। तो ये जो दोनों जोन है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में समझें तो इंडिया गवर्नमेंट या नेपाल गवर्नमेंट यहाँ पर क्या बोलती है कि ये वाला जो टर्म है यहाँ रोटी बेटी का यहाँ रिश्ता है, यहाँ तो समझ लीजिए मतलब यहाँ का रिश्ता यहाँ, यहाँ का रिश्ता यहाँ होता है। पहले कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हुआ, लेकिन अभी के समय में ये चीजें देखने को मिल रहा है। ये तो नेपाल की कहानी हो गया आपको। फिर आप चलते हैं ईरान की कहानी क्या है। अब ईरान की कहानी में आपको शायद आपको पता हो, तो अगर न्यूज आप पढ़ रहे होंगे तो एक चाबाड पोर्ट बनने वाला था वहाँ पे, चाबाड पोर्ट था वहाँ पर, मतलब एक रेलवे प्रोजेक्ट था, वो सारी चीज़ें मिलने वाला था। वो उसी मतलब नहीं होता है कि अपना एक कंपनी है ONGC को प्रोजेक्ट जो मिला था, इस सारा कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया, अपने आप में सोचने वाली बात है। थोड़ा सा इसको सारे मैं डिस्कस करूँगा, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो और चीज़ें थोड़ा सा अगर जानने का प्रयास करें। जापान की क्या समस्या है? जापान देखिए, जापान अभी जो भी अभी आप देखिएगा टैक्स को लेकर के, कल का अगर न्यूज आप पढ़े हो तो देखिए जो चीज़ें जापान से बनकर, समझिए कुछ चीज़ें जो होती है चाइनीज प्रोडक्ट हैं और जापान में बनती है और ये इंडिया में आती है, तो उसको लेकर के उस पर नहीं होता है कि हम जो बैन कर रहे हैं प्रोडक्ट, चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर के। तो यहाँ पर जापान की वो समस्या उसने कल जाहिर किया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, रसिया की कहानी समझने का प्रयास करते हैं। तो रसिया का जो अभी 5th जनरेशन वाला जो भी टेक्नोलॉजी आया है, टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें जो हैं अभी टेक्नोलॉजी जो भी है इनके पास, तो अभी इसके पास होते हुए भी वो इंडिया का शेयर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शेयर कर रहा है, जबकि एक समय में यह इंडिया का और क्या एक बहुत बड़ा दोस्त हुआ करता था। तो बहुत सारी समस्याएं सडनली उत्पन्न हो गई है। तो मेरा मुद्दा ये है आज के वीडियो में कि ये सारी जो समस्याएं हैं, अभी इंडिया को कौन से ऐसे डिप्लोमेसी लाना पड़ेगा कि इस सारी समस्याओं को दूर किया जा सके, और इसके पीछे क्या कारण है, मतलब इंडिया की वो कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो ये सारी चीजें जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई है। इस पर हमारा आज का चर्चा होगा, और आप लोग इसको थोड़ा सा नहीं होता है कि वीडियो थोड़ा सा स्पीड करके ना देखें, नहीं होता है कि एक दूसरे से आप लिंक नहीं कर पाएंगे, समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा। तो ये तो हो गई मतलब विषय वस्तु हो गई हमारी कि मतलब टॉपिक क्या था, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि ये टॉपिक क्या है हमारी। तो देखिए इसको 2 टर्म में मैं बांट के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इंडिया डिप्लोमेसी को मैं 2 टर्म में बांटने का प्रयास करूंगा। एक होता है कि इंटरनेशनल पॉलिसी, एक चीज होता है यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिसी। अब देखिए यही 2 कारण है बस। अब इस 2 चीज को समझ लिए आपकी सारी जो कहानी है आपको अपने आप से समझ में आ जाएगी कि क्या कहानी है। अब इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है, थोड़ा सा इसको हम बांटते हैं। यहाँ पे कहानी है लगभग 9/11 के पहले की। 9/11 का नाम आपने सुना होगा। 9/11 यानी 2001 की मैं बात कर रहा हूँ, जो USA में ट्विन टावर पर
मतलब 4 फ्लाइट द्वारा अटैक हुआ, और नहीं होता है कि वो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई थी, और जिसमें क्या बोलते हैं ओसामा बिन लादेन का हाथ था, और उसने यूएसए ने उसको मतलब फाइनली उसको मारा था। यही कहानी थी। 2001 के पहले क्या हुआ करता था, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। जैसे अपना ये इंडिया हो गया, अब ये वाला एरिया हो गया आपका मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान हो गया। आपका ये वाला एरिया अफगानिस्तान होता है, ये वाला एरिया आपका ईरान है, ठीक है। यहाँ पर इराक वगैरह है, और यहाँ जो है आपका देखिएगा यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा तो लगभग ओमान है, यहाँ पर सऊदी है, ठीक है। और यहाँ जो है ये वाला जो एरिया है मतलब तेल का लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, आप लोगों को अगर पता हो, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या था कि ये जो यूएसए है पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करता था, और अफगानिस्तान में मतलब नहीं होता है कि एक वहां पर वार चल रहा था अफगानिस्तान का और ईरान का और इराक का, तो अपने आप में वो बड़ी टॉपिक है। थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि उस चीज को अपने आप वर्चस्व डेवलप करने के लिए ये पाकिस्तान और यहाँ पर तालिबान के द्वारा नहीं होता है कि यहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, और सपोर्ट करके नहीं होता है कि यहाँ से कुछ हेल्प करके वो अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व डेवलप करता था, और फाइनली मतलब यहाँ पर सफलता नहीं मिली, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें इनका मकसद यहाँ पर था, ये सारी चीजें। और इंडिया जब भी क्लेम करता है इनके ऊपर, जब भी क्लेम करता है कि मतलब जो भी टेररिस्ट वाली कहानी, यहाँ सोर्स जो है पाकिस्तान है, यूएसए कभी नहीं मानता था। क्लियर। अब ये कहानी डेवलप हुई उसके बाद जब 9/11 वाला जब घटना घटा, तब यूएसए को क्या हुआ कि उसकी आंख खुल गई। नहीं होता है कि यही सोर्स है जिसके साथ हम यहाँ को मेंटेन कर रहे थे, वही चीजें हमारे साथ मतलब नहीं होता है कि अपोजिट हो गया ये कहानी। और यहाँ पर एक और चीजें थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक और फैक्ट है यहाँ पे अफगानिस्तान में। ये अफगानिस्तान में अगर थोड़ा सा स्टोरी में अगर आप जाएं तो ओसामा बिन लादेन ओसामा बिन लादेन अगर बात करें तो लगभग सऊदी अरेबिया साइड का था, और वो सिविल इंजीनियर था। अपने आप में मतलब नहीं होता है बहुत ही ब्रिलियंट, और उसका खुद का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, और लगभग 7-8 भाई बहन का भाई सहित 7-8 बहन है उनकी फैमिली में, भाई बहन मिलके, और सबसे एंड वाला बंदा था, और बहुत ही ब्रिलियंट, और इसकी इतनी ज्यादा अपार संपत्ति है इनके पास कि पूछने वाली बात नहीं। जरा सोचने वाली बात है कि अगर इतना बड़ा आदमी है तो क्यों ये सारी चीजें टेररिस्ट वाला काम करेगा। थोड़ा सा कुछ ना कुछ कहानी है, और यूएसए के सपोर्ट से ही वो चीजें बना, और बाद में यूएसए का हाथ जो खींच लेने की वजह से ये चीजें उभर गई, और उभरने के बाद यहीं से आईएसआईएस का भी जन्म हो गया। आईएसआईएस को आपका नाम आपने सुना होगा, तो आईएसआईएस का यहीं से भी जन्म हो जाता है, यहीं से मतलब नहीं होता है कि ओसामा बिन लादेन जैसे कहानी डेवलप शुरू हो जाती है। मतलब ये एरिया जो है कुल मिला के बहुत होता है कि अशांति फैल जाती है वहां पे, समझ रहे हैं इस चीज को। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी है, कभी मैं इस पर वीडियो लूंगा, मतलब 1 घंटे की लगभग कोशिश करूंगा इसको बताने के लिए कि जितना जो एरिया जो है लगभग गल्फ कंट्री है उसकी क्या कहानी है यूएसए के साथ, ये चीजें मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो 9/11 के पहले क्या होता था कि इंडिया के साथ इसका रिलेशन बेटर नहीं था, तो इंडिया के साथ रिलेशन बेटर नहीं था तो क्या होगा, चाइना के साथ अच्छा होगा। जब यूएसए के साथ नहीं तो चाइना के साथ होगा। और एक नहीं होता है कि ग्लोबल तौर पे एक नहीं होता है कि कंपटीशन प्रतिस्पर्धा दोनों के बीच में बेहतर थी, बहुत बढ़िया सा सिस्टम चल रहा था। उसके एक और चीज हम बात करें तो रसिया के साथ भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस था इंडिया के साथ, क्योंकि यूएसए इनके साथ था। अब यहां पर देख लीजिएगा नेपाल की कहानी क्या थी। जब चाइना, देखिए अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, जैसे ये नेपाल हुआ, ये चाइना हुआ, ये आपका इंडिया हुआ। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग इससे अगर मैच करती है तो कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर कुछ करते हैं तो मतलब ये इधर से कहानी हमारी कर देगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर नेपाल की भी कहानी अच्छी थी। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो जैसे बांग्लादेश की कहानी। अभी क्या है बांग्लादेश में भी उसको पैसे की नीड है,
हेल्प की नीड है, हमारे पास उतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है जिससे उसको हेल्प कर पाए, और इसका नहीं होता है कि क्या करता है, इन द सेंस आप समझ लीजिए, इसका नहीं होता है कि फायदा उठाना। ये कौन उठाता है? चाइना। इनको पैसा देता है, क्यों इंडिया की तरफ आएगा? आएगा? कोई नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है। इनका हो गया। श्रीलंका की सेम कहानी है। श्रीलंका की मतलब फिजिकल डेफिसिट आपको अगर पता होगा तो लगभग 80% के आसपास हो गया है। फिर भी इनके जो भी मतलब प्रेसिडेंट थे फरवरी में आए थे इंडिया के पास, और इन्होंने पैसा मांगा था कि मतलब आप $500 बिलियन हम लोग को अभी दीजिए, अभी आपदा कहानी है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने नहीं दे पाया था। उसकी वजह से नहीं होता है कि हम्बन टोटा जैसा प्रोजेक्ट इन्होंने दिया था, और चाइना का अधिपत हो जाने के पास लगभग 99 साल की जो नहीं था कि उनको लीज पर ले लिया था चाइना ने। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए फिर भी क्या करे, फिर श्रीलंका पहुंचा चाइना के पास और फिर पैसा लिया। तो फिर बताइए आप क्या सपोर्ट करेगा इंडिया को? नहीं करेगा। उसके बाद थोड़ा सा चाइना का भी कहानी हो गया। अब उसके बाद ईरान का कहानी, जैसे ईरान का कहानी हम अगर आपको बताएं, थोड़ा सा अगर आप समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा डिप्लोमेसी मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए। यहाँ पर लगभग 2005-06 की बात है। जूनियर जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए थे अपने इंडिया में, प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे, और उन्होंने नहीं होता है कि मतलब ट्रेड को लेकर के और अंडरस्टैंडिंग को लेकर के मतलब इंडिया के साथ वार्तालाप की कि हम लोग एक नहीं होता है कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए, हम लोग एक दूसरे का ट्रेड को बढ़ाना चाहिए, और आपसी मुद्दे जो है उस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। क्योंकि इनको क्या चीजें था, इनको सबसे बड़ी चीजें क्या थी कि अब यहाँ पर पाकिस्तान का सपोर्ट तो मिल नहीं रहा था, क्योंकि इंडिया में रहेंगे और इंडिया से सपोर्ट लेकर के यहाँ पर तालिबान पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन वगैरह को पकड़ करके उसको सजा देंगे। यही कुछ मतलब कहानी था, अगर आप जोड़ पाए उस लिंक को, तो कुछ ऐसी कहानी यहाँ पर थी। और इनको नहीं होता है कि उस समय एक दौर था उस समय के लिए, नहीं होता है कि एक सर्वशक्ति है यूएसए, तो इंडिया का भी एक नहीं होता है कि थोड़ा सा मूवमेंट इसकी तरफ बढ़ा। यहीं से सिलसिला थोड़ा सा नहीं होता है कि अमेरिका को लेकर के नहीं होता है कि डेवलप होना शुरू हो गया। उसके बाद लगभग अगर आपको मैं बता पा रहा हूं तो लगभग 2008 में गवर्नमेंट बनी बराक ओबामा साहब की। ओबामा आए और ओबामा ने इंडिया के साथ नहीं होता है कि एक अच्छा रिलेशनशिप पर डेवलप हुआ, और वो भी इंडिया आए हुए थे, ठीक, एक यहाँ आ गए एक यहाँ आ गए। उसके बाद हुआ क्या, ध्यान रखिएगा, हम ये चीजें क्यों बता रहे हैं, अभी ईरान को रिलेट करेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद जैसे मैं आपको बताया जब ISIS डेवलप हुआ, तो उसके बाद जो बराक ओबामा जो थे यहाँ पे मतलब अपना सैनिक को लगभग 2013 के आसपास यहाँ सैनिक को बुला लिए थे। जब सैनिक को 2013 में बुला लिए थे तो फिर से नहीं होता है कि जब फिर से ISIS डेवलप होना शुरू हो गया था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 2013-14-15 में हुआ कि एक मीटिंग हुई ईरान के साथ, और ईरान में क्या हो रहा था कि मतलब न्यूक्लियर बम बनाने का वहां पर प्लानिंग हो रहा था। तो इससे क्या हुआ कि इस पर सैंक्शन लगा दिया यूएसए ईरान पे। मतलब मैं बात बता रहा हूँ आपको लगभग 15 की बात की, 15 की बात की लगभग, हाँ 15 की बात है, सैंक्शन लगाने वाली जो बात है 15 की बात की, लगभग 17 की बात है। और 2015 में अगर ध्यान दें हम तो 2015 में क्या हुआ था, एक ट्रीटी साइन हुई थी बराक ओबामा के समय में, कि लगभग नहीं होता है कि एक ट्रेड के लिए नहीं होता है कि इन लोगों को जगह दिया गया ईरान के साथ। जैसे जगह दिया गया 2015 में मोदी साहब हमारे यहाँ पर गए और चाबार पोर्ट के लिए बारे में बात किया, ठीक, चाबार पोर्ट की बात की और वहां पर इन्वेस्ट करने की बात कर दी है, वहां पर लाइब्रेरी बनाएंगे, रोड सड़क निर्माण कराएंगे, अफगानिस्तान में सड़क की बात कर दी है, वहां पर पोर्ट वगैरह डेवलप करने की बात कर दी, बहुत सारा कमिटमेंट किए। लेकिन 2017 में जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब आ गए यहाँ पर सत्ता में, और ये न्यूक्लियर जो डील थी उसको कैंसिल कर दिया कि मतलब सपोर्ट नहीं करेगा यूएसए ईरान को। जब यूएसए ईरान को जब सपोर्ट नहीं करेगा यहाँ पे, तो होगा क्या यहाँ पर कि मतलब ईरान
खुश नहीं होगा। कैसे खुश होगा? जो चीज मांग रहा है वो चीजें कोई दे नहीं रहा है, तो कैसे खुश होगा? और इससे क्या हुआ कि इन दोनों में नहीं होता है कि एक मिसमैचिंग स्टार्ट हो गई, और यूएसए ने ईरान पर सैंक्शन लगा दिया। और जैसे सैंक्शन लगाया तो अब सैंक्शन लगाने का मतलब है कि किसी को इससे मतलब ट्रेड नहीं करना है। तो उन्होंने जैसे बोला तो उसके बाद से 2017 के बाद से अगर आप देखिएगा तो जितना प्रोजेक्ट इंडिया का था रुक गया। चबार पोर्ट का भी डिस्कस होना बंद हो गया। अगर शायद मैं अगर हर चीज अगर लिंक कर पा रहा हूँ, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चीजें समझ पा रहे होंगे। तो ये प्रोजेक्ट रुक गया चबार पोर्ट का। जब चबार पोर्ट का रुक गया तो उसके बाद ऑयल और जो भी गैस होता है, जब सैंक्शन लगाया तो नहीं होता है कि इंडिया क्या किया कि यहाँ से यूएसए से क्या किया कि यहाँ से तेल और गैस लेना शुरू कर दिया और ईरान से लेना बंद कर दिया। सोचिए, तो ईरान की कहानी यहाँ पर समझ में आ गई आपको कि मतलब चाइना का समझ में आ गया, रसिया का समझ में आ गया, नेपाल का समझ में आ गया, आपको बांग्लादेश का समझ में आ गया, आपको क्या बोलते हैं श्रीलंका का समझ में आ गया, आपको ईरान का समझ में आ गया, अफगानिस्तान का समझ में आ गया। और क्या हो सकता है? एक और चीज, अब रसिया की दास्तान थोड़ा सा आपको बता देगी क्या। अब हम केवल अभी इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, फिर डोमेस्टिक की बात करेंगे। एक मिनट। थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा पसीना आ जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा हटाने के लिए थोड़ा सा कंटिन्यूटी में कमी आ जा रही है, आप समझ पा रहे होंगे। तो अब रसिया की क्या कहानी है? जैसे अगर आप ये देख लीजिए यहाँ पर, जैसे अपना एक इंडिया है, इंडिया है, अगर यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर ठीक, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर न्यूजीलैंड, ठीक, थोड़ा सा और नीचे होगा बोर्ड की, आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ हो गया आपका रसिया, ठीक, यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ चाइना, यहाँ हो गया आपका जापान, ठीक, यहाँ हो गया आपका यूएसए। अब यहाँ यूएसए को चाहिए कि मतलब इस वाले जोन में हमको आना है। अब कैसे आएगा? यहाँ पे रसिया से इसकी बनती नहीं है, चाइना से इसकी बनती नहीं है, जापान की कहानी तो अलग है, नहीं हो सकता है, मैचिंग नहीं कर सकता। क्या इस श्रीलंका से क्यों मैच करेगा? छोटी चीजें से नहीं करना है, कोई मतलब नहीं बनता है। छोटी छोटी कंट्रीज यहाँ पे, छोटे छोटे गल्फ कंट्री हैं, इनसे इनका कोई मतलब नहीं है। अफगानिस्तान में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, समस्या झेल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तालिबान में उलझे हुए हैं, अफगानिस्तान में उलझे हुए हैं, इराक में उलझे हुए हैं, तो बहुत सारी समस्या यहाँ से उलझे नहीं हुए हैं, उलझे हुए हैं यहाँ पर। तो एक इन्होंने एक प्लान किया जिसको शायद अगर आपको पता हो, जिसको बोलते हैं क्वाड। अब क्वाड के माध्यम से ये हुआ कि जैसे इंडिया हो गया आपका, क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया हो गया, और आपका जापान हो गया, और यहाँ पे यूएसए हो गया। इन्होंने एक 4 संस्था बनाया और इनके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ से डेवलप होना शुरू हो गई। अब ये 4 जो बना, तो इसका मतलब है कि मतलब यूएसए यहाँ आ सकता है इंडिया में। अगर यूएसए इंडिया में आ सकता है तो यहाँ चाइना की कहानी जान सकता है, यहाँ रसिया की कहानी जान सकता है। तो इन लोगों का जो रसिया और चाइना है, इन लोगों का स्टेटमेंट था कि क्या यहाँ पर जो यूएसए का जो नाटो है, क्या नाटो में इंडिया को ये जगह दे सकता है? नेवर, कभी नहीं दे सकता है। तो जब ये अपने जैसे मानते हैं अमेरिकन कंट्री में अपने आप को नहीं इन्वॉल्व कर रहा है लोग, और थोड़ा सा मान लेते हैं यहाँ पर यूरोपियन कंट्री का कुछ पार्ट है, नहीं मिला रहा है, तो आप इंडिया को कि आप क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? मतलब ये प्रपोजल है रसिया और चाइना का कि हमारी जो भी मतलब अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो भी मतलब इन द सेंस समझ लीजिए कि जो भी हमारा प्लानिंग है, उस प्लानिंग को क्यों शेयर करना आप चाह रहे हैं? उम्मीद करता हूं कि मेरे जो भी मोटो है आप लिंक कर पा रहे होंगे और समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे कि मतलब मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पर, राइट। तो एक कहानी हो गई। तो यहाँ से रसिया की कहानी, एक रसिया है कि मतलब नहीं है कि मतलब ये चीजें ओपनली कह नहीं रहा है, लेकिन एक रीजन एक बहुत बड़ी चीज है। तो
मैंने जितने सारी अभी तक आपको बताया ये सारी इंटरनेशनल पॉलिसी थे। अब थोड़ा सा डोमेस्टिक जानने का प्रयास करते हैं और डोमेस्टिक में जानने के जो अभी डोमेस्टिक में प्रयास करेंगे कि किस तरह से मतलब नहीं होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो देखिए डोमेस्टिक की अगर हम बात करें, इसमें डोमेस्टिक में अगर बात करें तो इसको भी दो टर्म में आपको बांट दिया जाए। एक तो आपको पता है पिछले साल वाला CAA आया हुआ था यहाँ पर, सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट, और तीसरा था आर्टिकल 370। अब देखिए CAA को लेकर के क्या हो गया, CAA को लेकर के मतलब फॉरेन में क्या इसकी मतलब नहीं होता है कि थिंकिंग क्या है। अब जैसे अफगानिस्तान का कहना है कि आपने जो सिक्स कास्टिज्म का जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन रखा है कि जो इन आउट को लेकर के, तो इसमें हो सकता है कि मतलब अगर उसमें अगर मुस्लिम पीड़ित हो, अगर मानते हैं वहां पर अगर मुस्लिम पीड़ित हो, अगर वह इंडिया जाना चाहता है तो क्या वो नहीं जा सकता है? इनकी ये सबसे बड़ी अपने आप में क्वेश्चन थी। और मजे की बात मैं आपको बताऊं तो पहली बार वहां पर अफगानिस्तान में इंडिया को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था, और वो भी भारी मतों में। तो जब अगर आप यहां से अगर अफगानिस्तान अगर मानते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज है, इसके साथ ये समस्या है। अगर उसे सटा हुआ जैसे टर्की की बात कर ले तो उसकी भी यही कहानी है। सबसे बड़ी तो समस्या पाकिस्तान की है, हमारे जो भी पड़ोसी भाई हैं, पाक की समस्या है उनकी। तो पाक अफगानिस्तान और पाक का सपोर्टिंग कौन है? ये टर्की है। अब दूसरा चीज है, अगर थोड़ा सा मैं 370 की बात करें, जैसे अगर आप देखिएगा तो ये वाला आप ठीक है, अगर मानते हैं कि आपका ये जोन हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर और ये आपका लद्दाख, तो लद्दाख में आप देखिएगा जो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, और ये वाला है मतलब इसको बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यहाँ ये वाला एरिया है, जब इसको आप फ्री इंडिपेंडेंट किए यहाँ पे, समझिए इस चीज को। अब चाइना का थोड़ा सा मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ क्या हुआ कि जैसे चाइना हो गया आपका, जब आपने आर्टिकल 370 हटाया तो चाइना को तो पता चल गया कि इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया। इन द सेंस आप समझ लीजिए यूटी का दर्जा दिया गया है यहाँ पर, यूनियन टेरिटरी का। उसके बाद ये कहानी हो गया कि मतलब CAA को लेकर के, तो ये हुआ कि जब यहाँ पर जब फ्री जोन हो गया तब आप हो सकता है कि आप इस चीज को एक्सटेंड करना चाहेंगे, क्योंकि जब आपने यूटी बना लिया तो आपका 100% वर्चस्व इस पर डेवलप हो गया। और जब 100% जब आप इस पर वर्चस्व हो गया तो हो सकता है कि आप क्या करेंगे कि इस पर अपना एक्सटेंड करने का प्रयास करेंगे। दूसरा ये चीज हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि मतलब जब USA का इतनी बड़ी बात है यहाँ पर, USA इतना कुछ कर रहा है इंडिया के लिए, तो चाइना के लिए भी तो एक समस्या है ना कि क्यों इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है, क्यों क्वाड को इतना नहीं होता है कि सपोर्ट कर रहा है, क्यों इंडिया उसका पार्ट बना हुआ है। क्लियर? तो ये चीजें जो हो गई यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा चर्चा हो रहा है तो थोड़ा सा ये जान लेते हैं। जैसे ये एरिया हो गया, यहाँ पर अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 फिंगर है लगभग, मान के चलिए 1 2 3 यहाँ से अप टू 8। ये वाला एरिया जो है इसको बोलते हैं चिसूल, इसको बोलते हैं। ये वाला एरिया आपका मतलब चाइना का है। और इसी चिसूल एरिया के 1962 का अगर आपको वार याद हो तो इसी चिसूल एरिया की तरफ से नहीं होता है कि चाइनीज सेना इंडिया में यहाँ पर आई हुई थी। तो मुद्दा ये था कि जैसे 4 है यहाँ पर, जो 4, तो 4 जो फिंगर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया कहता है कि ये 8 फिंगर पूरे इंडिया में है, और ये चाइना क्या कहता है कि लगभग ये 4 से और इधर 3 और 2 के आसपास तक ये चाइना का है। तो अभी इस चीज को लेकर के समस्या बनी हुई है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये चिसूल है। अब एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछने का प्रयास करूंगा, अगर शायद मेरी सारी स्टोरी अगर आप समझ पाए होंगे तो जरूर इस चीज को लिंक कर पाए होंगे। क्या
जो ये समस्या है यहाँ का चिसुल का, चाहे गलवान घाटी का जैसे मानते हैं यहाँ पर, आपको अगर याद हो यहाँ पर सिक्किम वाला एरिया जो है, यहाँ पर सिक्किम वाला एरिया यहाँ पर वाला, क्या पहले 2020 से पहले क्या चाइना को नहीं पता था क्या कि मतलब ये चीजें हम लोग को करना चाहिए? बिल्कुल पता था। क्यों अभी कर रहा है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे इतनी सारी चीजें। तो कुछ मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि मतलब ये चाइना जो है और मतलब एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या रही है अभी तक इंडिया की, और एक डोमेस्टिक तौर पर क्या रही है पॉलिसी यहाँ पर इंडिया की। तो इसके आधार पर आप समझ पाए होंगे, रिलेट कर पाए होंगे कि समस्या क्या थी। अब देखिए एक केस स्टडी है एक प्रकार का, इन द सेंस आप समझ लीजिए केस स्टडी है। आप अपना भी जो भी प्रीवियस डेटा है उस पर जो भी बुक है इनकी, मैंने जो भी आईआर की बुक वगैरह पढ़ी है, उस बुक के आधार पर मैं ये सारे डेटा आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी इस चीज को अपना ओपिनियन दे सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। आप थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि यहाँ पर इंडिया को क्या करना चाहिए अभी, मतलब अभी ये सारा जो है सिस्टम कैसे ठीक करें, सबसे मुद्दा ये है यहाँ पे। अब इंडिया को क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए अगर कहा जाए देखिए अभी इकोनॉमिकली हम लोगों को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। क्या अभी हम इकोनॉमिकली इम्प्रूवमेंट है? बिल्कुल नहीं। अभी कोई अगर हम एक दूसरे को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारा डेफिसिट अभी बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मतलब हम इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है। अगर इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है तो सबसे पहले इंसान में क्या होता है कि अपने आप को स्ट्रांग बनाए, और इंसान जब अपने आप को स्ट्रांग बनाता है तभी क्या होता है कि वो कोई भी बड़ा अगर फैसला, क्यों होता है अगर मानते हैं कि आर्टिकल 370 लगा है, ठीक है मानते हैं, सही है, हमारा कंट्री है, इसमें किसी का बोलने का अधिकार नहीं है। सीए लगा है, ठीक है, ये इंडिया का अपना रूल है, इसमें दूसरे का बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन क्यों अभी हम उतना ताकतवर नहीं है, समझिए इस चीज को। अभी चाइना इतना काम कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना ताकत है, इतना क्षमता है कि अगर सब कोई उसके अगेंस्ट भी चला जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं ना इस चीज को? तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि मतलब कि क्या कहानी है इस चीज की। तो एक्चुअली मैं चाहूंगा कि जो इसका इफेक्ट है मैं अगले वीडियो में आप लोगों को समक्ष प्रेजेंट करूं, क्योंकि अभी टेम्परेचर ज्यादा है मेरे रूम का और आप मेरे फेस से चीजें आइडिया लगा ही पा रहे होंगे कि मतलब ज्यादा गर्मी हो रहा है, और मैं 2 बार अपनी पसीना क्लीन कर चुका हूं आप लोगों के समक्ष। तो मैं कल या परसों मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के समक्ष जो इसका जो इफेक्ट है आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करूँ। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।